16 मार्च 2022 को राजस्थान के अलवर जिले के ततारपुर नामक इलाके में एक अजीब और घातक घटना हुई। उस दिन कुछ लोग इंदिरा बस्ती के पास से गुजर रहे थे जब उनकी नजर एक प्लास्टिक के बोरे पर पड़ी। बोरा सड़क के किनारे पड़ा था और कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। जब उन्होंने बोरे के पास जाकर देखा तो उसमें से खून रिस रहा था, जिसे देखकर वे घबरा गए। उस इलाके में आमतौर पर कम ही लोग गुजरते थे, लेकिन इस दिन कुछ लोग इत्तेफाक से वहां से गुजर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने ततारपुर पुलिस स्टेशन को सूचना दी कि इंदिरा बस्ती के पास एक संदिग्ध बोरी पड़ी है जिसमें से खून बह रहा है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और घटनास्थल पर एक टीम भेजी। पुलिस ने बोरे को खोलते समय जो दृश्य देखा वो बहुत ही चौंकाने वाला था। बोरे के अंदर एक महिला का शव था। हालांकि शव खराब नहीं हुआ था और उसका चेहरा पहचानने योग्य था। यह देखकर पुलिस को शक हुआ कि यह मामला कुछ गंभीर हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने शव के पास आसपास की छानबीन शुरू की, ये देखने के लिए कि क्या वहां कोई पहचान पत्र या दस्तावेज मिल सकता है। हालांकि कोई भी दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने शव को ततारपुर के सरकारी अस्पताल भेजा, लेकिन पहले पोस्टमार्टम करने से पहले पुलिस ने शव की पहचान कराने की कोशिश की। पुलिस ने आसपास के सभी गांवों में महिला की तस्वीरें दिखाकर लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई भी महिला की पहचान करने में सफल नहीं हो सका। अगले दिन 17 मार्च को पुलिस ने स्थानीय अखबारों में महिला के शव की तस्वीर छपवाई, लेकिन फिर भी कोई रिश्तेदार सामने नहीं आया। समय बीतने के बाद पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम की योजना बनाई, क्योंकि शव मिलने के 48 घंटे के भीतर पोस्टमार्टम करना जरूरी था। चूंकि महिला के परिजन सामने नहीं आए थे, इसलिए पुलिस को शव का पोस्टमार्टम कराना पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि महिला की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि महिला की गर्दन पर गला दबाए जाने के निशान थे। इस आधार पर पुलिस को समझ में आया कि यह मामला हत्या का हो सकता है। पुलिस ने आसपास के सभी थानों से संपर्क किया और यह पूछा कि क्या किसी ने 28 से 30 साल की महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन किसी भी थाने में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए और गहन जांच शुरू की। उन्होंने ये जांच करना जारी रखा कि क्या किसी ने महिला को पहले से जानता था, और अगर ऐसा था तो उस व्यक्ति का पहचान कैसे हो सकता है। काफी समय तक जांच चलने के बाद पुलिस ने कई पहलुओं से इस केस को सुलझाने की कोशिश की। वे ये जानने के लिए प्रयासरत थे कि महिला का व्यक्तिगत जीवन कैसा था और उसका किसी से कोई विवाद तो नहीं था। पुलिस ने और भी गहन पूछताछ की, लेकिन इस मामले का समाधान जल्दी नहीं मिल पाया। लेकिन आसपास के इलाके में उस लड़की को कोई नहीं जानता था और अब पुलिस को भी लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़की को किसी दूसरी जगह कत्ल करके उसके शव को यहां लाकर फेंक दिया गया हो। पुलिस का मानना था कि अगर वो लोग कहीं बाहर से आए थे तो आसपास के किसी होटल या लॉज में जरूर रुके होंगे, या फिर उन्होंने किसी ढाबे, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाया होगा। इसलिए पुलिस सबसे पहले इन्हीं जगहों पर जाकर उस लड़की के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही थी। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने उस लड़की को पहचाना हो या किसी संदिग्ध गतिविधि के बारे में बताया हो। इसके बाद पुलिस ने सोचा कि वो लोग अगर किसी दूसरे शहर से आए थे तो जरूर किसी कार से ही आए होंगे। इसलिए अब पुलिस उस लड़की के साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि इस इलाके में किसी ने कोई संदिग्ध कार देखी हो। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। फिर एक दिन पुलिस एक होटल पर पहुंचती है। वहां पर मौजूद गार्ड ने पुलिस को बताया कि 14 मार्च की शाम को उन्होंने एक सफेद रंग की गाड़ी को इस रोड पर बार बार इधर से उधर कई चक्कर लगाते हुए देखा था। वो गाड़ी होटल वालों को संदिग्ध इसलिए लगी थी क्योंकि वो गाड़ी कुछ ही मिनटों में 3-4 बार होटल के सामने से गुजरी थी, जिसकी वजह से होटल के गार्ड की नजर उस कार पर पड़ गई थी। गार्ड ने बताया
कि गाड़ी का व्यवहार काफी असामान्य था और उसकी हरकतों ने गार्ड को सतर्क कर दिया था। जब पुलिस ने गार्ड से गाड़ी का नंबर पूछा तो उसने कहा कि उसे गाड़ी का नंबर याद नहीं है, लेकिन उसने ये जरूर बताया कि गाड़ी का नंबर DL से शुरू होता था, यानी इसका मतलब था कि वो गाड़ी दिल्ली की थी। गार्ड का यह बयान पुलिस के लिए एक अहम सुराग था। अब पुलिस ने उस गाड़ी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। पुलिस ने गार्ड से पूछा कि वो गाड़ी किस रंग की थी और किस कंपनी की थी। गार्ड ने बताया कि वो गाड़ी सफेद रंग की थी, लेकिन इसके अलावा गार्ड को गाड़ी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब पुलिस उस DL नंबर की गाड़ी को ही सुराग मानकर अपनी जांच आगे बढ़ाती है। इसके बाद पुलिस ने होटल के CCTV फुटेज को भी चेक किया। हालांकि कैमरा बहुत दूर था और फुटेज में गाड़ी का नंबर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कैमरे की पोजीशन की वजह से गाड़ी की पूरी पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि उस दिन कुछ समय तक एक सफेद गाड़ी होटल के सामने से गुजरती रही थी। ये एक और अहम सुराग था और पुलिस ने इसे अपनी जांच में शामिल किया। क्योंकि वो गाड़ी राजस्थान में किसी दूसरे राज्य से आई थी, तो जाहिर सी बात है कि वो गाड़ी किसी न किसी टोल प्लाजा से जरूर गुजरी होगी। टोल प्लाजा पर गाड़ियों की रिकॉर्डिंग होती है, जहां से पुलिस को गाड़ी के नंबर और उसके गुजरने के समय का पता चल सकता था। इसलिए पुलिस अब टोल प्लाजा का रुख करती है और वहां के CCTV कैमरों को खंगालना शुरू करती है। पुलिस ने यह उम्मीद की थी कि टोल प्लाजा से गाड़ी का नंबर मिल सकता है, जिससे उसकी पहचान और आगे की जांच में मदद मिल सकेगी। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि उन CCTV कैमरा में तो दिल्ली के नंबर वाली कई सारी गाड़ियां आती और जाती हुई दिखाई दे रही थी, और वो भी सफेद कलर की। अब इतनी सारी गाड़ियों में ये कैसे पता लगाया जाए कि उनमें सस्पेक्ट गाड़ी कौन सी है? इसके बाद पुलिस ने टोल प्लाजा से लेकर उस होटल के रास्ते से गुजरने वाली जितनी भी DL नंबर की गाड़ियां थी, उन सभी की एक लिस्ट तैयार की। उस लिस्ट के अनुसार सभी गाड़ियों के एड्रेस और उनके मालिक की भी डिटेल निकलवाई गई। क्योंकि गाड़ियां दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों की थी, इसलिए राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया और उन्हें सारी बात बताते हुए कहा कि हमें एक महिला का शव मिला है और हमें एक सस्पेक्ट गाड़ी की तलाश है जो दिल्ली के नंबर की है। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस को बताया कि उनके पास कई गाड़ियों के मालिक के नाम और एड्रेस भी है। एक बार उनसे पूछताछ कीजिए कि वो लोग भिवाड़ी में किस वजह से और क्या करने के लिए आए थे। साथ ही राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस को यह भी कहा कि आप ये भी पता लगाने की कोशिश कीजिए कि 14 मार्च के आसपास दिल्ली के किसी पुलिस स्टेशन में किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं लिखाई गई है। और जब दिल्ली पुलिस ने अपना डेटाबेस चेक किया तो पता चला दिल्ली के कड़कड़डुमा इलाके से एक लड़की लापता है। उसके परिवार वालों ने 14 मार्च को देर रात आनंद विहार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद दिल्ली में लापता हुई लड़की और राजस्थान में मिले लड़की के शव की फोटोज को चेक किया गया तो वो दोनों फोटो मैच कर गई। इधर पुलिस की नजर तुरंत उन गाड़ियों की लिस्ट पर भी पड़ी, क्योंकि उस लिस्ट में एक गाड़ी दिल्ली के कड़कड़डुमा इलाके में रजिस्टर थी और वो गाड़ी एक महिला सुनैना गुप्ता के नाम थी। पुलिस के लिए यह बहुत बड़ा सुराग था, इसलिए बिना देरी किए राजस्थान पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंचती है और जिस थाने में उस लड़की का मामला दर्ज किया गया था, राजस्थान पुलिस उस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर से बातचीत करती है। मिसिंग रिपोर्ट के अनुसार उस लड़की का नाम था प्रियंका खत्री, जो 28 साल थी। 14 मार्च को प्रियंका ने अपने घरवालों से ये कहकर घर छोड़ा था कि वो ATM से पैसे निकालने जा रही है। प्रियंका ने अपनी मां रेखा से कहा था कि वो शाम 4 बजे तक वापस लौट आएगी। लेकिन जब प्रियंका शाम 4 बजे तक वापस नहीं लौटी तो रेखा को चिंता होने लगी। रेखा ने प्रियंका को फोन किया, लेकिन प्रियंका का फोन स्विच ऑफ था। रेखा ने प्रियंका को फिर से कई बार फोन किया, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ मिलता रहा। समय बीतता गया और प्रियंका का कोई पता नहीं चला। 7:08 बजे तक प्रियंका के वापस न लौटने पर रेखा ने
अपने पति पंकज बहल से इस बारे में बताया। पंकज और उनके रिश्तेदारों ने प्रियंका को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद देर रात को प्रियंका के परिवार वालों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने उनकी कंप्लेंट दर्ज की और जांच शुरू की। जांच के दौरान राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से प्रियंका के घरवालों से पूछताछ की। पता चला कि प्रियंका विभिन्न घरों में जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। पुलिस ने प्रियंका के पिता पंकज बहल से उन घरों के बारे में पूछा जहां प्रियंका ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से उन घरों में जाकर पूछताछ की जहां प्रियंका ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। सभी घरों के बयान दर्ज किए गए। पूछताछ करते करते पुलिस एक ऐसे घर तक पहुंची जिसमें केवल एक महिला थी। उसके पति काम पर गए थे और बच्चे स्कूल गए थे। पुलिस ने उस महिला से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सुनैना गुप्ता बताया। ये नाम सुनते ही पुलिस वालों की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि ये वही महिला थी जिसकी कार राजस्थान के ततारपुर इलाके में पाई गई थी और उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एड्रेस भी उसी घर का था। पुलिस ने तुरंत ये समझ लिया कि इस महिला का प्रियंका के कत्ल से कोई कनेक्शन जरूर है। पुलिस ने सुनैना से आराम से बैठकर बातचीत शुरू की और प्रियंका के बारे में पूछा। सुनैना ने पुलिस को बताया कि प्रियंका खत्री पिछले 7 सालों से उनके घर पर आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, लेकिन 14 मार्च से प्रियंका उनके घर आना छोड़ चुकी थी। पुलिस ने प्रियंका के घरवालों से फोन पर भी पूछताछ की और पता चला कि प्रियंका अचानक कहीं गायब हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने सुनैना से पूछा कि आपके पति कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए, हमें उनसे भी पूछताछ करनी है। सुनैना ने तुरंत अपने पति कपिल गुप्ता को फोन करके घर बुलाया। कपिल गुप्ता ने भी प्रियंका के बारे में वही बातें बताई जो उसकी पत्नी ने बताई थी। लेकिन जब पुलिस ने सुनैना से पूछा कि 14 मार्च को आपकी कार राजस्थान में क्या करने गई थी, साथ ही पुलिस ने उन्हें वह तस्वीरें भी दिखाई जो सीसीटीवी कैमरा से प्राप्त की गई थी, तो ये सब देखकर सुनैना घबरा गई। उसने कहा कि मैं उस दिन गाड़ी में नहीं थी, बल्कि 14 मार्च को तो मैं अपने घर पर ही थी। इसके बाद पुलिस ने कपिल गुप्ता से गाड़ी के बारे में पूछा तो कपिल गुप्ता घबराने लगा और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। पुलिस ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पुलिस को यह अंदाजा हुआ कि ये दोनों पति पत्नी कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन जब उनसे थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की गई तो कपिल और सुनैना जल्दी ही टूट गए। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि प्रियंका का कत्ल क्यों किया गया, एक ट्यूशन टीचर से आखिर कौन सी दुश्मनी हो सकती थी जिससे दोनों पति पत्नी ने मिलकर उसे मार दिया था, तो दोनों ने सच्चाई का खुलासा किया। दरअसल दिल्ली के कड़कड़मा इलाके में रहने वाला 39 साल का कपिल गुप्ता एक बिजनेसमैन था जिसका कपड़ों का बिजनेस था। उसकी पत्नी 38 साल की सुनैना थी और उनके 2 बच्चे भी थे। उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर प्रियंका खत्री अपने परिवार के साथ रहती थी। प्रियंका 20 साल की उम्र से ही सुनैना और कपिल के घर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आई थी। ट्यूशन पढ़ाने के दौरान ही धीरे धीरे कपिल और प्रियंका में बातचीत शुरू हो गई। जब प्रियंका बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने कपिल गुप्ता के घर जाती थी, उस समय अक्सर सुनैना किसी काम से बाहर रहती थी। कपिल ने बताया कि प्रियंका को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए 2 साल भी नहीं हुए थे और प्रियंका और उसके बीच संबंध बनना शुरू हो गए थे। हालांकि कपिल प्रियंका से 10 साल बड़ा था, वो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन दोनों के रिश्ते की भनक ना तो प्रियंका के घर वालों को लगी और ना ही सुनैना को। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे ही प्रियंका और कपिल का प्यार भी बढ़ता जा रहा था। वे दोनों अब घूमने के लिए बाहर भी जाने लगे थे, क्योंकि कपिल एक बिजनेसमैन था और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो ज्यादातर बाहर ही रहता था, इसलिए घर आने जाने का उसका कोई निश्चित समय नहीं था। इस वजह से कभी भी सुनैना को उस पर शक नहीं हुआ। कपिल ने यह भी बताया कि सुनैना को शक न हो,
इसके लिए प्रियंका उसके बेटे को राखी भी बांधती थी। कपिल अपनी लाइफ में सेटल हो चुका था, लेकिन प्रियंका उसकी जिंदगी में एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। प्रियंका की उम्र बढ़ती जा रही थी और उसके घरवाले भी चाहते थे कि वो शादी करे, लेकिन प्रियंका अपने करियर का बहाना बनाकर शादी की बात टाल देती थी। हालांकि उसके पिता पंकज ने 2 बार जबरदस्ती उसकी सगाई कर दी थी, लेकिन प्रियंका शादी से पहले उन लड़कों से कपिल के बारे में बात करवा देती थी। जब उन लड़कों को यह पता चलता कि प्रियंका का किसी और के साथ अफेयर है, तो वो सगाई तोड़ देते थे। इतना ही नहीं, प्रियंका ने एक बार घरवालों पर दबाव बनाने के लिए जहर भी खा लिया था, क्योंकि वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। दरअसल प्रियंका कपिल के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। पूछताछ के दौरान कपिल ने पुलिस को बताया कि इन 7 सालों में उसने प्रियंका पर करीब लाख खर्च किए हैं। कपिल ने बताया कि प्रियंका को हमेशा खूबसूरत दिखने का बहुत शौक था, जिसके लिए वो महंगी दवाइयां और महंगे इंजेक्शंस का इस्तेमाल करती थी, और ये सारा खर्च भी कपिल ही उठाता था। प्रियंका और कपिल के बीच रिश्ते की शुरुआत तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के दौरान हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता गहरे और जटिल होते गया था। प्रियंका को कपिल से शादी करने की उम्मीदें बढ़ने लगी थी। हालांकि प्रियंका अच्छी तरह जानती थी कि कपिल शादीशुदा है और उसके पास एक परिवार है। फिर भी प्रियंका ने कपिल से शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। कपिल ने बताया कि प्रियंका शादी को लेकर बहुत जिद करने लगी थी, लेकिन कपिल उसे हमेशा टालता रहता था। कपिल का कहना था कि प्रियंका ने यह भी महसूस करना शुरू कर दिया था कि कपिल अपनी पत्नी सुनैना के होते हुए कभी भी उससे शादी नहीं करेगा। प्रियंका को यह भी महसूस होने लगा कि वो केवल कपिल की प्रेमिका बनकर रह जाएगी और कभी पत्नी नहीं बन पाएगी। इस विचार ने प्रियंका को बहुत परेशान कर दिया और उसने अब कपिल से एक नया रास्ता अपनाने का सुझाव दिया। प्रियंका ने कपिल से कहा कि जब तक उसकी पत्नी जिंदा है, तब तक वो उससे शादी नहीं कर सकता। प्रियंका ने कपिल से कहा कि अगर वो दोनों मिलकर उसकी पत्नी सुनैना को रास्ते से हटा दें, तो वे दोनों आराम से शादी कर सकते हैं। ये सुनकर कपिल घबरा गया। उसने प्रियंका से कहा, तुम ये क्या बोल रही हो? इस बात को लेकर उन दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। प्रियंका ने फिर कपिल को धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने उससे शादी नहीं की, तो वो उनके रिश्ते के बारे में सबको बता देगी। प्रियंका ने यह भी कहा कि वो इस रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने ला सकती है और कपिल के परिवार को तबाह कर सकती है। कपिल ने प्रियंका को बहुत समझाया, लेकिन प्रियंका पर कोई असर नहीं हुआ। प्रियंका का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अंत में प्रियंका ने कपिल से कहा, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इसके लिए तुम्हें मुझे 50 लाख देने पड़ेंगे। प्रियंका ने कपिल से कहा कि यदि वो 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो सबको सब कुछ बता देगी। कपिल इस स्थिति में फंस चुका था और प्रियंका की मांगों के सामने वो झुक गया। कपिल ने प्रियंका से लाख देने की बात कबूल कर ली। अब कपिल के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वो प्रियंका को लाख दे दे या फिर अपनी पत्नी सुनैना को मारकर प्रियंका से शादी कर ले। कपिल ने तीसरा रास्ता अपनाया। उसने अपनी पत्नी सुनैना से सब कुछ बता दिया और उसे सारी सच्चाई बता दी। कपिल ने प्रियंका और अपने रिश्ते के बारे में सुनैना को सब कुछ बता दिया और माफी भी मांग ली। ये सुनकर सुनैना को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने पति कपिल को माफ कर दिया। कपिल ने प्रियंका द्वारा उसकी हत्या की साजिश रचने के बारे में भी सुनैना को बताया। इसके बाद सुनैना ने कपिल से कहा कि अब प्रियंका को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहिए। पहले प्रियंका ने कपिल से कहा था कि वो अपनी पत्नी को मार डाले, लेकिन अब सुनैना ने कहा कि प्रियंका को मारने का वक्त आ गया है। सुनैना ने कपिल को बताया कि यदि वह प्रियंका को पैसे दे भी देगा, तो कुछ समय बाद प्रियंका फिर से उसे ब्लैकमेल करेगी। इसलिए अब सुनैना का मानना था कि प्रियंका को रास्ते से हटाना ही सबसे सही विकल्प था। सुनैना का ये आइडिया कपिल को पसंद आ गया।
वो भी अब यही चाहता था कि प्रियंका को हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से हटा दिया जाए। इसके बाद दोनों ने मिलकर प्रियंका को रास्ते से हटाने का एक खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर दिया। इस प्लान में प्रियंका को खत्म करने की योजना बनाई गई ताकि वो कभी भी उन्हें ब्लैकमेल ना कर सके और उनकी जिंदगी में शांति हो सके। कपिल और सुनैना के बीच ये साजिश और भी गहरी होती गई। कपिल ने प्रियंका को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए इस योजना पर पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया। कपिल और सुनैना ने मिलकर प्रियंका को अपनी जिंदगी से बाहर करने के लिए एक योजना तैयार की, जिसका परिणाम बहुत भयानक था। प्रियंका की मौत की साजिश ने उनके रिश्तों को पूरी तरह से बदल दिया और इसने एक और खतरनाक मोड़ लिया। ये कत्ल एक साजिश के तहत किया गया था, जिसमें कपिल ने अपने 2 नौकरों राजकिशोर और सचिन को भी शामिल कर लिया था। 14 मार्च 2022 को कपिल ने दोनों नौकरों को शराब पिलानी शुरू कर दी थी ताकि वे कत्ल करने से पहले डरकर पीछे न हट जाएं, क्योंकि वे पेशेवर हत्यारे नहीं थे और उन्होंने पहले कभी हत्या नहीं की थी। फिर दोपहर में कपिल ने दोनों को अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठाया और उसे मेन रोड पर ले आया। वहां गाड़ी को रोककर कपिल ने प्रियंका को फोन किया और कहा कि कुछ जरूरी काम है, जल्दी आ जाओ। प्रियंका ने अपनी मां से झूठ बोला कि वो एटीएम से पैसे निकालने जा रही है, लेकिन असल में वो एटीएम नहीं गई, बल्कि सीधे कपिल के पास आ गई थी। कपिल ने प्रियंका से कहा कि वो गाड़ी में बैठ जाए, तो प्रियंका गाड़ी में ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी और कपिल ने प्रियंका से कहा कि वे लोग घूमने जा रहे हैं। इसके बाद कपिल ने गाड़ी को राजस्थान की ओर मोड़ लिया। कपिल जानबूझकर गाड़ी को कम स्पीड से चला रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि राजस्थान पहुंचने से पहले शाम हो जाए, ताकि किसी को शक न हो। जैसे ही कपिल को लगा कि अब सड़क पर आवाजाही कम हो गई है, उसने गाड़ी में भजन चलाने शुरू कर दिए और वॉल्यूम को फुल कर दिया, ताकि अगर प्रियंका चीखे या चिल्लाए तो उसकी आवाज बाहर न जाए। इसके बाद जैसे ही कपिल ने इशारा किया, पीछे से दोनों नौकरों ने प्रियंका पर हमला कर दिया। प्रियंका ने इन दोनों का विरोध किया। वो चीख रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन दोनों नौकरों ने उस पर बुरी तरह हमला किया। उन्होंने प्रियंका का गला पकड़कर दबाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में प्रियंका ने दम तोड़ दिया। असल में वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। प्रियंका को मारने के बाद उन्होंने गाड़ी के अंदर ही प्रियंका के शव को एक प्लास्टिक के बोरे में पैक कर लिया। इसके बाद उन्होंने शव को ठिकाने लगाने के लिए एक सुनसान जगह की तलाश शुरू की। कई जगहों पर जाने के बाद वे एक पुलिया के पास पहुंचे, जो बिल्कुल सुनसान थी। वहां उन्होंने प्रियंका के शव को बोरे में डाला और पुलिया के नीचे फेंक दिया। इसके बाद वे तीनों भूखे और प्यासे घूम रहे थे, इसलिए एक रेस्टोरेंट में गए और खाना खाया। खाने के बाद उन्होंने गाड़ी से कई चक्कर उस रोड पर लगाए, ताकि ये लगे कि वे घूमने के लिए निकले थे। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था, वैसा नहीं हुआ। उनका गाड़ी चक्कर लगाने का तरीका होटल के एक गार्ड को संदिग्ध लगा। गार्ड ने देखा कि गाड़ी ने कुछ ही मिनटों में कई चक्कर लगाए थे और उसे ये कुछ अजीब लगा। इस गार्ड ने ही पुलिस को सूचित किया और पुलिस को पहला सुराग मिल गया। अगर गार्ड ने उनकी गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया होता, तो शायद पुलिस को यह मामला हल करने में काफी समय लग जाता। इस संदिग्ध गतिविधि के बाद पुलिस ने कपिल, सुनैना, राजकिशोर और सचिन को गिरफ्तार कर लिया। उनके बयान और सबूतों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार की और उन्हें कोर्ट में पेश किया। अंततः सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि लालच, धोखा और अवैध रिश्तों के कारण जीवन बर्बाद हो सकता है। कपिल और प्रियंका की साजिश ने न सिर्फ प्रियंका की जान ली, बल्कि कपिल और उसकी पत्नी सुनैना का जीवन भी तबाह कर दिया। यह घटना दिखाती है कि किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और विश्वास बहुत जरूरी है, और गलत फैसले जैसे अवैध रिश्तों में उलझना या किसी को धोखा देना केवल दुख और विनाश ही लाते हैं।
कपिल ने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए गहरी परेशानी खड़ी की और अंत में उसे सजा भुगतनी पड़ी। इसके अलावा प्रियंका की लालच और ब्लैकमेलिंग ने उसकी जान ले ली। इस प्रकार ये कहानी ये सिखाती है कि गलत रास्ते पर चलने से इंसान को न केवल व्यक्तिगत नुकसान होता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी कष्ट और त्रासदी उत्पन्न होती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।